The following particulars relating to the month January to March 2012 are taken from the books and records of a chemical works manufacturing and selling a proprietary mixture. नहीं मिला? ओके. स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ये ओपनिंग स्टॉक हैं. 3 प्रकार के स्टॉक हैं ओपनिंग में. रॉ मटेरियल का है, फिनिश्ड मिक्सचर, फिनिश्ड गुड्स जो माल बन कर के तैयार हो जाता, कंप्लीटेड गुड्स भी कहते हैं, उसका स्टॉक है. और फैक्ट्री स्टोर्स है, जो फैक्ट्री में छोटे मोटे कलपुर्जे जिसे एक्सेसरीज़ हम कहते हैं वो आती है, तो उसको स्टोर्स कहा जाता है. ठीक है, उसका है ये स्टॉक ओपनिंग. नेक्स्ट, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर. रॉ मटेरियल का परचेजेस हुआ है, इसकी क्वांटिटी भी दे रखी है और अमाउंट भी दे रखा है. फिर फैक्ट्री स्टोर्स का परचेजेस हमने किया है. फिर सेल्स है, फिनिश मिक्सचर का है, फिनिश गुड्स का. फिर फैक्ट्री स्क्रैप, इस पर बात करेंगे क्या होता है. फैक्ट्री वेजेस, पार, देन मशीनरी डिप्रिसिएशन दे रखा मशीन का. सैलरीज फैक्ट्री की है, ऑफिस की है, सेल्स की है. एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, ऑफिस के हैं, सेल्स के हैं, एडवर्टीजमेंट के हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो उसमें जाएगा प्राइम कॉस्ट में. क्या वो नहीं मिल रहा? क्या क्वेश्चन, क्या बात है? पेज अभी तक इधर से उधर ही बदल रहे हो भाई. इधर दो मुझे, इधर जो आप चीज़ें बता रहे हो दो, इधर दो. ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपके. ठीक है, आगे कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी 3 वेराइटीज़ के दे रखे हैं. रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है और फैक्ट्री का स्टोर्स है. ओके, आगे क्या कहता है ध्यान से, एक एक शब्द पर ध्यान रखना. कच्चे माल में क्षय सामान्य है. क्या होता बताते हैं अभी. 31 मार्च 2012 को कच्चे माल का स्टॉक वर्ष के क्रय में से है. यह आपसे पूछूंगा इसका मीनिंग क्या है. वर्ष 2012 में कच्चे माल का क्रय अवधि में अपरिवर्तित रहा. अवधि के अंत में निर्मित मिश्रण के स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है. उपयुक्त सूचना से अवधि के दौरान निर्मित मिश्रण की मूल लागत प्राइम कॉस्ट. फिर ये कहता है इसके बाद कारखाना लागत फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं हम, तथा विक्रित माल की कुल लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मालूम करना. दिखाते हुए लागत विवरण तैयार कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए और पढ़ लीजिएगा. फिर 1-2 बातें आपसे जाननी है कि आप क्या समझे उसमें. करें शुरू. 1-2 बातें तो मैं आपको बता देता हूँ. एक तो स्टॉक इसने 3 तरह की दे रखे हैं. एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो प्राइम कॉस्ट में लिखना है, ध्यान रहे. रॉ मटेरियल के परचेजेस भी उसी में आएंगे. फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक है
फिनिश गुड्स माल जब बन कर के तैयार हो जाता है, इसका मतलब जिसमें प्राइम कॉस्ट आ गई हो, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हो, ऑफिस कॉस्ट आ गई हो, परंतु सेल्स नहीं आया हो। ध्यान रखना, सेल्स को मत लेना। फैक्ट्री कॉस्ट के, ऑफिस कॉस्ट के बाद में अंत में जो वैल्यू आएगी उसमें एडजस्टमेंट करना होगा। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। चाहे कहीं पर भी किसी का भी ट्रीटमेंट करना हो, प्रोसीजर एक जैसा रहेगा, चाहे रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो। ओपनिंग स्टॉक को जहाँ जहाँ वो कहे या जहाँ उसका स्थान है, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ें और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें। ठीक है, एक काम तो एक। दूसरा स्टॉक है, एक और है, और वो है फैक्ट्री स्टोर्स। जो छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं, लूज एंड टूल्स जिसको हम कहते हैं सामान्य से, ये एक्सेसरीज जिसको कहा जाता है, उसका उसे स्टोर कहा जाता है कंबाइंड रूप से। क्योंकि कई तरह की वेराइटीज़ होती है, हज़ारों लाखों तरह के वो होते हैं एक्सेसरीज़ के पार्ट्स, तो उनको हम एक्सेस स्टोर्स कहते हैं। वो भी है, क्योंकि ये काम जो होता है मशीन और प्लांट के टाइम होता है। मशीन और प्लांट में आई मीन इसका मतलब फैक्ट्री में लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ें, परचेजेज यदि कोई है तो उसको शामिल करें, ये और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें। पर इसकी जगह मैंने आपको बता दी फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम पर। फिर आप क्या आइएगा, इसमें बता रहा है फैक्ट्री स्क्रैप चेक करें, 8,170 रुपये का है। स्क्रैप पहले आपको बताया था कि प्रोडक्शन के दौरान जो माल या रॉ मटेरियल वेस्ट होकर निकल जाता है उसको बेच दिया जाता है, तो वो उससे हमारे को इनकम होती है, तो उससे हमारी लागत कम हो जाती है, इसलिए इसको लेस किया जाएगा। जोड़ेंगे नहीं, लेस करेंगे, ध्यान रहे। फैक्ट्री स्क्रैप को फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम पर। फिर उसके बाद है वेजेज है, पार है, बस और कुछ नहीं। हाँ, वैसे ही लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है जो बता दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, कच्चे माल में क्षय सामान्य है, वेस्टेज इन रॉ मटेरियल इज नॉर्मल। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टेज दो प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, सामान्य और असामान्य। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट नोट में काम आएगा ये आपके, और आगे भी इसका उपयोग होता रहेगा। वेस्टेज क्षय हिंदी में कहेंगे, जो चीज़ कोई काम की नहीं है, न उससे कुछ वसूल होता है, रियलाइज भी, देयर इज़ नथिंग इज़ टू बी रियलाइज, तो उससे ये नहीं कि इनकम हो रही तो चलो कर लें, तो वह लॉस रॉ मटेरियल का, आई मीन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के समय जो होता है, एंड इफ इट इज़ नॉन कंट्रोलेबल विच इज़ नॉट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की नेचर इस तरह की कि वेस्ट होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जितने भी गैसेस हैं, एज सुन एज इट कम्स इन टच ऑफ एयर, जैसे हवा के संपर्क में आएगा वेस्ट होगा, आप उसे रोक नहीं सकते। ज़रा सा भी आपने देखा कि जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर बड़ा एयर टाइट अरेंजमेंट होता है, इसीलिए कि जैसे ही हवा के संपर्क में पेट्रोल आएगा उड़ जाएगा। और ये मानकर चला जाता, पेट्रोल कंपनीज ये मानकर चलती हैं कि मान लीजिएगा कि हमारे गांधीधाम से टैंकर भरकर निकला पेट्रोल का और अजमेर उसको आना है, मान लीजिए उसमें 10,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, तो ये माना जाएगा 1.7% उसका उड़ जाएगा, हाँ ख़त्म हो जाएगा, बाकी का पेट्रोल यहाँ का। इतना नॉर्मल मानकर चलती है कंपनी, ये तो होगा। आप चाहे कितना उसे एयर टाइट कर दीजिएगा, परंतु कहीं ना कहीं उसको खाली करना पड़ेगा, किसी और चीज़ में डालना पड़ेगा, और जैसे ही वो एयर कॉन्टैक्ट में आए नहीं और
इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती है, कोयला है, आप खान में से निकालेंगे, निकाल करके लोड करेंगे, लोड करके जहाँ अनलोड होगा वहाँ ले जाएंगे, तो इस प्रोसेस में कई जगह वेस्ट होगा। सीमेंट है, सीमेंट जब बनेगा, इधर नज़दीक आप कभी जाइएगा, श्री सीमेंट का प्लांट है अपने यहाँ अजमेर के नज़दीक ही, कभी आप जाइएगा, आप वाइट कपड़े पहन के चले जाइएगा, वो अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट है, मतलब पूरा मॉडर्न तरीके से है, जहाँ पर कि उसको कवर कर रखा चारों तरफ से और धूल के कण नहीं आते हैं। परंतु आप वाइट कपड़े पहन कर जा कर के 2 मिनट रुक कर के बाहर आ जाइए तो कपड़ों का रंग बदल जाएगा, इतना चेंज हो जाता है। मतलब इतना मटेरियल जो वेस्ट होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकलता है और धुएं जैसे या होता है धूल का गुबार जैसा आपको नज़र आएगा वहाँ पर, ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर पर कि वो प्रोडक्ट किस तरह का, तो वेस्टेज होगा कुछ। तो जो वेस्टेज कंट्रोल नहीं हो सकता होगा, स्वाभाविक होगा, वो कहलाएगा नॉर्मल। बट द वेस्टेज विच कैन बी कंट्रोल्ड बट बिकॉज ऑफ योर केयर हैंडलिंग ऑफ केयरलेसनेस आपका वो वेस्ट हो गया। पेट्रोल का एक जार भर कर आपने रखा, उधर से एक पेड़ की ठोकर लगी, गिर गया, रुंडल गया, सारा बह गया। ये केयरलेसनेस की वजह से हुआ, आपकी लापरवाही हुई। तो वर्कर्स इतने काम करते हैं तो कोई ना कोई लापरवाही किसी न किसी से कभी ना कभी हो ही जाती है। तो जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उस वेस्ट को तो हम कहेंगे नॉर्मल, और जो कंट्रोल नहीं, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं पर वेस्ट हो जाता है तो वो होगा एबनॉर्मल, और जिसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता वो कहलाता नॉर्मल। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से अकाउंट्स में इसको टेकअप करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज एज यू नो इट इज दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड दैट इज वाई वट एवर द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल विच गोज वेस्ट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। वो लागत का एक अंग है और लागत में जोड़ा जाएगा, ठीक है। परंतु जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो आपने लापरवाही से, आपकी गलती से हुआ है, स्वाभाविक नहीं होता है, नेचुरल नहीं है ये प्रोसेस, पर आपने हैंडलिंग ढंग से नहीं किया और वो वेस्ट हो गया। आप जानते हैं ये सीमेंट के या इसी तरह के बैग्स होते हैं, तो इनको उठाने के लिए जो मजदूर होते हैं वो एक तरह का हुक सा काम में लेते हैं, उसमें लगाया और उसको उठा लिया, वो अपने पीठ पर या कंधे पर इधर से उधर रख दिया उसको, है ना। परंतु कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर आपने देखा होगा, लिखा होगा यूज़ प्लीज़ यूज़ नो हुक्स, है। कभी देखिए स्टेशन और बस स्टैंड पर आप कभी जाएं, जहाँ ये पैकेट्स या माल पड़ा हुआ रहता है तो वहाँ लिखा होता है तो यूज़ नो हुक्स, और आपने अपनी उसकी सुविधा के लिए उसमें हुक लगा के उसे उठाया और वो निकल गया, फट गया, बिखर गया सारा सामान अंदर। तो ये आपकी केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कई जगह उसके प्रिकॉशंस होते हैं हैंडलिंग करने के लिए, और जो प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं तो वेस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट जो है इट इज़ ए लॉस, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वो आपकी लागत का अंग नहीं है, वो लॉस है, उसको P&L में ट्रांसफ़र करेंगे और ये कॉस्ट का हिस्सा होगा, ठीक है। नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज कैसे ट्रीटमेंट होगा अकाउंट जब हम लेंगे इसको, तब आप और अच्छी तरह समझ सकेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही लिया जाएगा, वो मतलब नॉर्मल नहीं लेंगे तो दोनों को ही, पर नॉर्मल वेस्टेज या लॉस जो होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, लागत का एक हिस्सा है, मतलब एक खर्च है, खर्च को माना जाएगा उसको कि एक तरह का, जैसे हमने वस्तु को बनाया तो रॉ मटेरियल खर्च हुआ, वैसे ये भी एक खर्च हुआ। परंतु यदि एबनॉर्मल है तो खर्च नहीं है, वो लॉस है। हाँ, लिखा तो उसे भी जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, पर लॉस के नाम से, खर्च के नाम से। यस, ओके। फिर इसमें एक बात और है, ये आपसे जानना है, इसका मीनिंग क्या समझे आप। 31 मार्च 2012 को कच्चे माल का स्टॉक वर्ष में क्रय में से है। वर्ष 2012 में
कच्चे माल का क्रय मूल्य अवधि में अपरिवर्तित रहा। व्हाट इट मीन्स? चेंज होता रहा, पढ़न पूरा चेंज होता रहा, प्राइस एक कांस्टेंट प्राइस नहीं रहा, ना, चेंज इट रिमेन्स कांस्टेंट जैसे अनचेंज। ओके इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, ओके, चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट रहा, राइट। अब क्या मीनिंग हुआ इसका पूरी लाइन का? जरा देखिएगा, परचेजेस कितना बता रहा है? चेकअप परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये है 1,60,000 किलोग्राम है और उसकी वैल्यू है 1,80,000 रुपये का। ओके, अब क्या समझे? अब देखिए, वो ये कह रहा है, ध्यान दीजिए जरा, क्लोजिंग स्टॉक भी देखिएगा रॉ मटेरियल का 1200 किलोग्राम पर वैल्यू उसकी नहीं है। इसका मतलब ये आपसे कह रहा निकालिए वैल्यू उसकी, ठीक है? सर ये मतलब जो ये ईयर का परचेज है 1,80,000 और इसका दिया हुआ नहीं है, तो सर इसका जो ये मतलब किलोग्राम वेट है 1,60,000। सर अपन एक किलो का भी वेट निकाल लेंगे इसमें। सर इससे लेस हो जाएगा ये वाला डिवाइड। नहीं, लेस होगा, लेस नहीं होगा। लेस तो देखिएगा, वो ये कहता है कि परचेजेस जो है हमारा वो एक ही रेट पर हुआ है, कांस्टेंट रहा है उसकी रेट थ्रू आउट द पीरियड। जिस पीरियड का ये डिटेल आपको दे रखा है उस पीरियड में परचेजेस की रेट एक ही थी, जो भी हो, क्या है हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, वो आपको देखना। जो भी रेट थी, मान लीजिए 10 रुपये किलो था, तो यदि 1,60,000 किलोग्राम का 1,80,000 है, तो 450 किलोग्राम की क्या वैल्यू, कितना 1200 किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी? आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन करना है वो इस बेसिस पे करना है, परचेजेस के बेसिस पे। 1,60,000 किलोग्राम की वैल्यू 1,80,000 है, तो 1200 किलोग्राम की कितनी होगी? 1,80,000 बटे 1,60,000 करो, 1,80,000 बटे 1,60,000 इंटू 1200, वो उसकी वैल्यू आएगी। इस पर करना है उसका वैल्यूएशन। $1,60,000 1,60,000 बटे 1,80,000 इंटू 1200 है 1,350 है। ये इस क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य होगा। इस तरह से लेना, ये नहीं आप अपने मनमाने तरीके से ले सकते हैं। जैसा वो कह रहा है वैसा ही टेकअप करना है आपको। आगे देखिए एक और बात, अवधि के अंत में निर्मित मिश्रण के स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर, ये दे दिया उसने। जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है वो कारखाना लागत पर करना है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के जब आ जाए तो उसके एंड में लेना है, उससे पहले नहीं लेना, ठीक है? सामान्यतः हम ऑफिस कॉस्ट के बाद लेते हैं, परंतु तो कहता नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जैसा कह रहा वो करना है आपको, फैक्ट्री कॉस्ट पर लेना है इसको। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका वहाँ टेकअप करना है। ओके, कम ऑन। एक और बात थी इस, हाँ, मिश्रण मूल लागत पर करना है। कच्चे माल में क्षय सामान्य है जिसे बताया था। तो ज़रा ये देखना है फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम पर एक बात और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि हम ये देखें कि कोई वेस्टेज नॉर्मल तो नहीं है या एबनॉर्मल है। उसने कहा कि नॉर्मल है वो वेस्टेज, तो वेस्टेज है भी या नहीं पहले तो ये तो देखें। नॉर्मल एबनॉर्मल की बात बाद में आएगी। तो इसका मतलब ये है आपको चेक करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम, बहुत सावधान रहना है आपको। चेक ये करना है कितना रॉ मटेरियल आपने लगाया, ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल कितना था, कितना रॉ मटेरियल आपने परचेजेस किया, उसमें से कितना रॉ मटेरियल बच गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर सेल्स कितना किया। जितना आपने लिया
उसमें से जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक वो घटाने के बाद बाकी का माल ही तो बेचोगे आप, तो सेल्स कितना था। इनका अंतर जो होगा अंत में वो बताएगा कि वेस्टेज नॉर्मल है या नहीं। अभी हम केवल हवा में बात कर रहे हैं, अभी एक्चुअली कोई पोजीशन हमें मालूम नहीं है वेस्टेज होगा भी या नहीं होगा। होगा तो जो कुछ भी होगा वो नॉर्मल होगा, वो लागत का अंग माना जाएगा। जी मैंने पहले बता दिया, ध्यान रखना। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अभी स्टेटमेंट आएगा तब देखेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। पर यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल उसने संकेत किए हैं, फैक्ट्स कुछ भी नहीं दिए, फैक्ट्स आपको ढूंढ करके निकालने हैं उसमें। बात समझ रहे? ये है इस प्रश्न की विशेष बात। कम ऑन, करें शुरू। प्रश्न समझ में आ गया? ओके, जहाँ समझना है बता देना, नहीं तो फिर बाद में नहीं समझ पाएंगे आप। ये इतना सिंपल प्रश्न नहीं है। कम ऑन, ऊपर हेडिंग होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और ये पीरियड दे रखा फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2012। या कॉलम क्वांटिटी का भी बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी दे रहा है किलोग्राम में, तो अमाउंट का कॉलम अलग, क्वांटिटी का कॉलम अलग, ध्यान रहे। ये किलोग्राम्स क्वांटिटी है और ये रुपीस अमाउंट है। दो कॉलम बना के रखें, क्वांटिटी के लिए अलग कॉलम होगा और अमाउंट के लिए अलग कॉलम। पूरे पेज में जाएगा, पूरा ले लीजिए, और भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। करें शुरू। आइए पहले बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की। तो उसमें आप जानते हैं किसे लेते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये RM लिख रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल को RM, और वो है 2000 किलोग्राम 2000 रुपये का। एड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने परचेजेज किया और वो है 1,60,000 किलोग्राम 1,80,000 का। बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। जोड़िएगा दोनों कॉलम को। 1,62,000 किलोग्राम्स 1,82,000 रुपीज़ लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहता है ये परचेजेज में से है, और परचेजेज दे रहा है 1,60 और 1,80, तो 1,80,000 बटे हुए 1,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रहा है 1200 किलोग्राम इंटू 1200 kg। बोलिए 1,350। 350 एग्जैक्ट अमाउंट।
क्यों भाई बोलो। ओके, लेस करें क्वांटिटी के कॉलम में 1200 किलोग्राम और अमाउंट में के कॉलम में -1350। ये हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इतना रॉ मटेरियल काम में लिया गया। 1,60,800 किलोग्राम 1,80,650 रुपये का। चेक कर लें कैलकुलेशन। चलें, ओके बोलो भाई, चलें आगे, वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं। आइएगा नेक्स्ट। उसके बाद रॉ मटेरियल का तो हो गया काम, बाकी स्टोर्स वगैरह को फैक्ट्री के टाइम लेंगे, अभी छोड़िएगा। फिनिश मिक्सर भी, स्क्रैप भी नहीं आएगा। वेजेस दे रहा है 1,78,650। अमाउंट के कॉलम में केवल वेजेस के बाद इसका आ रहा है पावर, उसमें जाएगा फैक्ट्री में, डिप्रिसिएशन फैक्ट्री में, सैलरीज फैक्ट्री ऑफिस की है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक कीजिएगा 18,500। अमाउंट के कॉलम में बस यही है अभी तक के आइटम में। टोटल करें दोनों कॉलम का, क्वांटिटी तो 1,60,800 जो की त्यों रह गई। अमाउंट 0, 7, 6, 13, 5, 18, 1, 9, 7, 7, 1, 9, 7, 1, 3,77,800। This is your prime cost. ये मूल लागत आ गई आपके। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज कंप्लीटेड। पहला भाग पूरा हुआ जो मूल लागत कहलाता है। चलें आगे। आशीष चल, कम ऑन। अब फैक्ट्री ओवरहेड आ रहे हैं और बड़ी सावधानी से, अब कॉम्प्लिकेशन आएंगे यहाँ से। फैक्ट्री ओवरहेड को लेना है हमें। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले आ रहा स्टोर्स का। देखिएगा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। चलिए इसे बाद में ले लेंगे। परचेजेस हो गया मटेरियल का, सेल्स भी आएगा। फैक्ट्री स्क्रैप को भी लेना है, ध्यान रहे। वेजेस हो गया। पावर अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं है, और सॉरी अमाउंट के कॉलम में ही है। ये 30,400 चेक करते चलना भाई, फिगर ऊपर नीचे लिखने में ना आ जाए कहीं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। 30,400। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 18,000, मशीन डेप्रिसिएशन 18,400 अमाउंट के कॉलम में।
फिर उसके बाद सैलरीज फैक्ट्री की दे रहा है। ओह सॉरी हाँ, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार लाइन ऊपर नीचे हो जाती हैं। 18,000 राइट। फिर उसके बाद है सैलरीज फैक्ट्री की 72,220 सैलरीज 72,220। बस अभी तक का आइटम में ये हो गया। अब जो मेन आइटम है जिनको छोड़ दिया गया है उनको टेकअप कर रहे हैं सावधानी से। चलो कर लें, यहाँ तक लिख लें पहले। मेरे पास जगह नहीं, मैं इस तरफ ले रहा हूँ, आप नीचे कंटिन्यू कीजिए। अब सबसे पहले आइए बात करते हैं और वो स्टोर्स की। कम ऑन, फैक्ट्री स्टोर्स ब्रैकेट में लिखें ओपनिंग स्टॉक स्टोर्स। हाँ जी, क्वांटिटी तो कुछ भी नहीं है, अमाउंट दे रखा 7,250 अमाउंट के कॉलम में। एड परचेजेस ऑफ स्टोर्स, स्टोर को परचेज किया वो जोड़ें। और परचेजेस दे रखा है 24,250 का, 7,250 में जोड़ें 31,500। चेक कर लो भाई, उसका नहीं होगा क्या? अरे हाँ, इसको इनर कॉलम में ले लें। हाँ, इनर कॉलम में ले लें, या तो पूरा टोटल होगा तब आएगा। इनर कॉलम में ले लें। यस यू आर राइट। कितना था पहले? 7,250। फिर उसके बाद प्लस किया हमने परचेजेस, और परचेजेस था 24,250। टोटल हुआ 31,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स माइनस करें, और क्लोजिंग स्टॉक स्टोर्स का दे रखा 5,550। एंड में देखिएगा 5,550। बोलिए 25,950 आ रहा मेरे। ठीक है, इसको फाइनल कॉलम में लिखें, अमाउंट के कॉलम में 25,950। ये स्टोर्स का ट्रीटमेंट हो गया इस तरह से। अब और क्या रह गया है? फिनिश मिक्सचर बाद में लेंगे, परचेजेस हो गया, सेल्स भी बाद में लेंगे। फैक्ट्री स्क्रैप रह गया है 8,170। ध्यान रहे, लेस। तो इसको यहीं ले लें, 1 मिनट थोड़ा रुक जाए, इसको भी ये यहाँ तक का टोटल कर लें पहले, कोई बात नहीं होगा। इस कॉलम का टोटल कर लें, फाइनल कॉलम का यहाँ तक का फ़िलहाल। यस प्लीज, टोटल 5243,7 5,24,370 5,24,370 यहाँ तक का टोटल। चेक कर लें भाई। लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, और उसकी वैल्यू दे रखी फैक्ट्री स्क्रैप की 8,170। माइनस करें
5,16,200 चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ तक की ये लागत हो गई आपके। सेकंड नंबर पे चल रहा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। और इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर लिख लें, 1,60,800 किलोग्राम है। अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा है क्वांटिटी के कॉलम में। ठीक है, चेक करते चलना उत्तर सही चल रहे हैं कि नहीं अपन। ठीक है, 5,16,200 फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब सावधानी बरतनी है। करें शुरू, कम ऑन। आइए अब हम लेते हैं पहले तो कच्चे माल में क्षय सामान्य को बाद में लेते हैं, पहले ले लेते हैं स्टॉक को। एड ओपनिंग स्टॉक, देखिएगा उसने कहा है स्टॉक का, फिनिश गुड्स के स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है। पढ़ लीजिएगा, उसने कहा है अवधि के अंत में निर्मित मिश्रण के स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है। ये कारखाना लागत आ गई है, अब करना है इसको। ये इस तरह से मूल्यांकन होता देखिएगा। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश मिक्सचर कह रहा है, ये गुड्स लिख दें, एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक बता रहा है ये 500 किलोग्राम 1,750 रुपये का। ये किलोग्राम में 500 जोड़ें, अमाउंट में 1,750 जोड़ें। एक 1,61,300 किलोग्राम और अमाउंट में आता है 950, 6 5,17,950। चले, अब लेस क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है आपके, देखिएगा 450 किलोग्राम माइनस में करें, परंतु अमाउंट के कॉलम को फिलहाल छोड़ें, वर्किंग नोट में बात करते हैं क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ गया। चलो आइएगा, ज़रा चेक कीजिएगा कि हमारा जो इसने वो पैराग्राफ दिया है उसमें लिखा है शुरू में, लास्ट पैराग्राफ में, कच्चे माल में क्षय सामान्य है। अब पहली बात तो क्षय है या नहीं, वेस्टेज, जो वेस्टेज है वो सामान्य माना जाए, ये कह दिया उसने। पहली बात तो वेस्टेज को देखें है या नहीं, यदि है हो तो सामान्य होगा। ठीक है, सामान्य तो इसका मतलब कॉस्टिंग का एक भाग है, ये कॉस्ट है ये, तो इसका लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये आएगा आपके सामने भी। कर लो भाई, जल्दी कर लो, आपकी वजह से लिखने में ध्यान रहेगा, समझ नहीं पाओगे। सर ये 450 वाला माइनस का है, ये दे रखा ना क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, आइएगा ज़रा वर्किंग नोट में चलें, मतलब इसको इस जगह छोड़ दें कंप्लीट करने के लिए और वर्किंग नोट बनाएं। अभी तो और चलेगा ना सवाल, नहीं करीब आधा पेज छोड़ दें और। हाँ, वर्किंग नोट, करें शुरू। ओके, ज़रा हमारा देखें कि
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, या हम देखें कि आउटपुट हुआ वो कितना हुआ, अभी तक का टोटल आ रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट पे करना देखिएगा, ये रही फैक्ट्री कॉस्ट, ध्यान रहे। इसने कहा कारखाना लागत पर करना है, तो कारखाना लागत पर ध्यान रहे आपका। 1,60,800 किलोग्राम हमारे लागत थी, कारखाना लागत, और उसकी कीमत थी 5,16,200। ठीक है। अब ज़रा ये हमारा हुआ आउटपुट, उत्पादन इतना हुआ 1,60,800 किलोग्राम। ठीक है। और हमारा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट पर ही 500 किलोग्राम एड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दूसरा स्टॉक मत ले लेना, फिनिश गुड्स का लेना है, और वो है 500 किलोग्राम। तो टोटल हो गया 1,61,300 किलोग्राम, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और वो दे रहा है एंड में देखिएगा 450 किलोग्राम। 1,60,850 किलोग्राम आ रहा है। चेक कर लें। चले भाई, ओके। 1,60,850 किलोग्राम बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,60,800 कहाँ से आया था, ये आपको मालूम है। ये देखिए आ रहा हमारा पिछले पॉइंट, इसका मतलब इतना उत्पादन हुआ, इतने किलोग्राम, आई मीन उसमें से इतना उत्पादन जो था वो लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक था, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो जोड़ दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया। जब ये हो गया तो इतना सेल्स होना चाहिए भाई। स्टॉक जो था बचाओ वो आपने घटा दिया उत्पादन में से, तो बाकी का सेल होना चाहिए। अब चेक करें सेल कितना है, देखिएगा बीच में कहीं दे रखा है सेल्स ड्यूरिंग 2012 फिनिश्ड गुड्स 1,53,050 किलोग्राम, 9,18,000 रुपये का। अमाउंट को फ़िलहाल छोड़ दें, हमें तो क्वांटिटी पे ध्यान रखना फ़िलहाल। तो 1,53,050 किलोग्राम का सेल हुआ, जबकि होना चाहिए 1,60,850 किलोग्राम का। तो बाकी का माल कहाँ गया, वही वेस्टेज है। ये इस तरह से आते हैं, क्योंकि जितना माल हमने लगाया उतना उत्पादन हो गया, तो जितना उत्पादन होगा वो यदि स्टॉक में यदि नहीं है तो बिक गया, इसका मतलब। तो सेल्स देखो कितना, तो सेल्स आपको दे रखी लेस एक्चुअल सेल्स, वास्तविक सेल्स कितना हुआ, ये दे रहा 1,53,050 माइनस 1,53,050 किलोग्राम, 8, 7,
7,800 किलोग्राम। दिस इज योर नॉर्मल वेस्टेज। ये नॉर्मल वेस्टेज हुआ। अब हमें लेनी इसकी वैल्यू। लीजिए कैलकुलेटर पे लेना, चेक करना, देखा वैल्यू कितनी आती है। ये था 5,16,200, 450। इसको लेस करेंगे कितना आ रहा था ये किलोग्राम? 1,60,850। फिर 5,16,200 बटे हुए 1,53,050। लेना कैलकुलेटर पर, चेक करते हैं। 5,16,200, ये देखिए इस तरह से लिखो, 5,16,200 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना का 1,53,050 इंटू 450 किलोग्राम। बोलिए 1517.7। तो पॉइंट को अप्रोक्सीमेट करें 1518 कर दें उसे। 50% अधिक हो तो 1 रुपया कर लेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? अब देखिएगा इसको, ये जो राशि आ रही है, ये आ रही है क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य की। क्लोजिंग स्टॉक जो है 450 किलोग्राम, उसका मूल्य है। कैसे? हाँ, यही मैं टेकिंग अप। आई नो कि आपको समझ नहीं आया। अब देखिएगा कि इसको हम वेस्टेज को बाद में लेंगे, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 450 किलोग्राम का मूल्य क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? ये देखिए, जैसे 1,60,000 उसने कहा है कि इसका मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है, ठीक है ना? ये कारखाना लागत है। तो 1,60,800 किलोग्राम का की लागत थी 5,16,200। अब नॉर्मल वेस्टेज का मूल्यांकन भी हो रहा, समझना। हमने नॉर्मल वेस्टेज चेक किया तो पता लगा 7,800 रुपये, 7,800 किलोग्राम हुआ। तो ज़रा देखिएगा, मैं इधर ले रहा हूँ, ये 1,60,800 माइनस 500 400, 1,60,850 हो गया। 1,60,850 और ये है 1,53,050। यही है ना? इसका मतलब अब देखिए मूल्यांकन हो रहा वेस्टेज का। जो कीमत 1,60,850 किलोग्राम की 5,16,200 होनी चाहिए, वो कीमत 1,53,050 किलोग्राम की ही है। प्रति इकाई माल की लागत बढ़ गई और यही नॉर्मल वेस्टेज का मूल्यांकन होता। चेक कर लो कैलकुलेटर पर। पहले लो 5,16,200 बटे हुए 1,60,850। बोलिए क्या रेट आ रही है? रेट बोलो कैलकुलेटर पर। $3.20 यही है, ओके है। अब इसको हटाइए और दूसरी बोल लीजिएगा। 5,16,200
बटे हुए 1,53,050 153,050 3.37 ये आ रही 3.37। ये माल की लागत बढ़ गई ऑटोमेटिकली, 320 से 3.37 हो गया, 17 पैसे प्रति किलोग्राम राइट बढ़ गई। यही सामान्य क्या कहते हैं क्षय का वो मूल्यांकन कहलाता है, इसे कहते हैं। क्योंकि जो लागत इतने किलोग्राम की होनी चाहिए वो अब इतने किलोग्राम की रहेगी, कितना 1,53,050 इतने की रहेगी, तो प्रति इकाई लागत बढ़ गई, ये लागत में वृद्धि कहलाता है। आपको पता नहीं लगेगा, आगे फिर आएगा ये प्रोसेस कॉस्टिंग में टॉपिक है एक, वहाँ पर फिर नॉर्मल वेस्टेज आएगा, ध्यान रखना। नॉर्मल आ रहा है यहाँ पर, वहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों आएंगे, सचेत रहना। ये कहलाता नॉर्मल वेस्टेज का मूल्यांकन। बात समझ में आ गई? अब लिखें ये यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज 7,800 और कुछ नहीं करना आपको, छोड़ दीजिए, मतलब ऑटोमेटिकली होगा, पर समझना है आपको। अब 450 किलोग्राम का मूल्य आ रहा है ये 1518, ये यहाँ पर लेस करें 1,518, बोलिएगा। $5,16,032 ओके। अभी थोड़ी पिक्चर और क्लियर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, चलूँ आगे। अब लिखें लेस नॉर्मल वेस्टेज। सर हाँ जी सर, ये जो 5,17,950 में साथ 1,500 इसकी कहाँ से आया? कौन सा? जो हमने लेस किया था वो कैसे था? ये इधर नहीं 1,1518 ये इन्होंने बताया ना, कैलकुलेशन कहाँ गया, वो अमाउंट था 5,16,200 अपन 1,53,050 यहाँ लिखा हुआ था, वो मिटा दिए शायद। 1,53,000। हाँ ये था, देख ये रहा ये था 5,16,200 अपॉन 1,53,050 इंटू 450। चेक करो, इसलिए कहते हैं अपने कैलकुलेटर रखो अपने यहाँ पास हमेशा। 1518 आया, ओके। अब चलो नॉर्मल वे से देखिएगा सावधानी से और समझिएगा कितने किलोग्राम है, 7,800। ये 7,800 लेस करें, यहाँ पर वैल्यू रहेगी नील। ये 1,53,050 किलोग्राम का मूल्य होगा, 5,16,432 वही मूल्य जो देखिएगा 1,60,850 का मूल्य था, वो मूल्य अब 1,53,050 किलोग्राम का हो गया, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ये कहलाता नॉर्मल वेस्टेज का मूल्यांकन। इस प्रश्न को संभाल के रखना, आखिरी दिनों में काम आएगा। घर पर जाके एक बार और कर लीजिए कम से कम इस हिस्से को, फैक्ट्री कॉस्ट को, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, ये पहले बता देता हूँ मैं। और अभी प्रॉब्लम्स और आएंगी नेक्स्ट, ये तो शुरुआत है फिर। हो गया कम ऑन, ये हो गया नॉर्मल वेस्टेज। अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रही, अब तो केवल हमें ये क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट चला गया, CBC। अब आइए ऑफिस ओवरहेड।
ऑफिस संबंधी इनडायरेक्ट खर्चे। ऑफिस के हैं आपके सेल्स वगैरह, इसके पावर मशीन। सैलरीज ऑफिस की 37,220 अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफिस के 18,200। नेक्स्ट ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, बस ये दो ही खर्चे हैं इसमें, तो टोटल कर लीजिएगा। मैं इधर ले रहा हूँ, आप अपने नीचे कंटिन्यू कीजिए। ये आता है 1,53,50 के। ये ऑफिस कॉस्ट 1,53,050 किलोग्राम। और अमाउंट बोलिए कितना आता भाई ये? 5,71,852। दिस इज़ योर ऑफिस कॉस्ट। इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी। ये आप जानते हैं, इसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। 5,71,852। ठीक है, अब सीधा सिंपल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय एवं वितरण संबंधी व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब उनको लेते हैं। सेल्स के खर्चे हैं, एक तो दे रहा है आपको सैलरीज सेलिंग की है 41,500। अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद है एक्सपेंसेस सेलिंग के 18,000। और एडवर्टाइजमेंट है 1,40,000। इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। विक्रय की लागत 1,53,050 किलोग्राम। अमाउंट 352, 1, 9, 10, 1, 5, 6, 4, 10, 17, 1, 7,71,352 रुपये मेरे कैलकुलेशन में। चेक करें। ओके, ये 18,000 है, ये 1,40,000 है। ओके, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। और अब लिखें प्रॉफिट। ब्लैंक छोड़ दें अभी इसे, और फिर लिखें सेल्स 1,53,050 किलोग्राम। और सेल्स की अमाउंट दे रहा है ये 9,18,000 रुपये। चेक करें।
अब 9,18,000 में 7,71,352 जो खाली जगह छोड़ रखी है वहाँ लिख दें, दैट विल बी द प्रॉफिट। 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में 3 जाएंगे 6, 7 में जाएंगे 6, 11 में 7 जाएंगे 4, 1,46,648 इन माई कैलकुलेशन, दिस इज द प्रॉफिट। इस तरह से ये प्रश्न है। इसलिए प्लीज़ घर पर जाके ऐसे प्रश्नों को कर लीजिए एक बार, क्योंकि बिल्कुल माइंड में फ्रेश है सारे कैलकुलेशंस आपके, तो बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे। 1-2 दिन बाद फिर सारी बातें वॉश ऑफ हो जाती हैं और फिर आपको क्या अरे उस दिन क्या बताया था ये सोचते रह जाएंगे। अब कल हम टेकअप करेंगे और वो होगा यूनिट कॉस्टिंग का टॉपिक जो 8वें नंबर का है, और इससे संबंधित सारी बातें वहाँ होंगी। इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इस पर बात होगी कल। अब सारी वेराइटीज़ जो भी है आपकी वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रही चीज़ें? ओके, विश यू गुड लक एंड थैंक यू।